आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट वन भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरे यूनिट के ज्वालामुखी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनोस कहा जाता है। ज्वालामुखी शब्द से आप सभी परिचित हैं। आपने पूर्व की कक्षाओं में, भूगोल की कक्षाओं में इनका सामान्य अध्ययन किया है। आज हम विस्तृत रूप से ज्वालामुखी का विवेचन करेंगे। ज्वालामुखी को दो पार्ट में बताया जाएगा। ये आपका पहला पार्ट है। पहले पार्ट में ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी के उद्गार के प्रकार और जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं, 5 प्रकार, उनके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। दूसरे भाग में आपको ज्वालामुखी के विश्व वितरण के संदर्भ में बताया जाएगा। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं ज्वालामुखी के संबंध में। तो आइए जाने कि ये ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा गैस की उत्पत्ति से लेकर उनके ऊपर की ओर अग्रसर होने और धरातल पर प्रकट होकर शीतल एवं ठोस होकर रवेदार शैल के निर्माण तक की सारी प्रक्रिया शामिल की जाती है। वुलरिज और मार्गन ने अपनी पुस्तक में ज्वालामुखी जो है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया। ज्वालामुखी क्रिया एक वृहद प्रक्रिया है। पूरे ज्वालामुखी के प्रारंभ से लेके जो भी लैंडस्केप बनता है, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित जो भूदृश्य होता है, वहाँ तक के पहुँचने तक का अगर हम चर्चा करें तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसका संबंध जो धरातल है उसके नीचे और ऊपर दोनों रूप में दिखाई देता है। धरातल के नीचे के हिस्से में जो रचना होती है या परिवर्तन होता है उसको अभ्यंतरिक कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। और क्रस्ट तथा मैंटिल में मैग्मा तथा गैस का जो निर्माण होता है, धरातल के नीचे से ऊपर की ओर, धरातल से नीचे से ऊपर की ओर इनका प्रसार होता है। मार्ग में जो मैग्मा है धरातल के नीचे, देखिए धरातल के नीचे जब तक जो तरल गर्म तप्त पदार्थ है वो मैग्मा कहलाता है, और जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसी को आप लावा के रूप में जानते हैं। तो मार्ग में मैग्मा मतलब धरातल के नीचे ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है और विभिन्न रूप या आकारों का निर्माण करता है। इन रूप या निर्माणों में बैथोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक, ये इम्पोर्टेंट जो मार्फोलॉजी है वो डेवलप होता है। जो बाह्य क्रिया में गर्म एवं जो तरल लिक्विड लावा है तथा और पदार्थ है गैस हो गया, वो उसके धरातल पर प्रकट होने की क्रिया होती है, जिसमें से जो
वो लैंडस्केप डेवलप होता है या मॉर्फोलॉजी डेवलप होती है, भू आकृति का विकास होता है, वो लावा का दरारी प्रवाह, गर्म जल के स्रोते पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप हिमालयन रेंज में चल दीजिएगा, वहाँ पर गर्म जल के सोते मिलेंगे, जो पानी धरातल के नीचे से जो पानी निकलता है वो गरम गरम निकलता है। गीजर पाया जाता है, धुआंरे और पंख ज्वालामुखी आदि। आगे चलते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ज्वालामुखी का, इस तरह से होता है। ज्वालामुखी ऐसा दिखाई देता है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ज्वालामुखी का जो गैस है वो बाहर आ रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल गर्म तप्त लावा बाहर निकल रहा है। आर्थर एवं डोरिसेल होम्स का डेफिनेशन है ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक विवर या छिद्र होता है, एक विवर या छिद्र होता है जिसका संबंध पृथ्वी के अभ्यंतरिक यानी आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा का प्रवाह, तप्त जल का फव्वारा या गैसों का विस्फोट, आकस्मिक रूप उद्गार तथा ज्वालामुखी धूल और राख का धरातली सतह पर आगमन होता है। इसको समझना है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एक्चुअल में जो ज्वालामुखी है इसको वीवर कहा जाता है। ये वीवर वीवर है यहाँ से, और ये एक केंद्रीय नली के द्वारा यहाँ धरातल के अंदर इसका संपर्क रहता है, और धरातल से ये लावा का प्रवाह होता है इस तरीके से ये, और यहाँ पर फिर ज्वालामुखी का उद्गार होता है ये, और लावा का प्रवाह इधर होते जाता है ये इस तरीके से। ये केंद्रीय नली का कहलाता है, जो धरातल के अंदर मैग्मा जो चेंबर होता है, ये मैग्मा चेंबर होता है, उससे जुड़ा होता है, और यहाँ से ही लावा इस नली से होकर धरातल पर प्रकट होता है। ज्वालामुखी का उद्गार केंद्रीय विस्फोट के रूप में या दरारी शांत रूप में होता है। केंद्रीय विस्फोट के उद्भेदन में ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। ज्वालामुखी शंकु लाइक दैट, ये आप देखिएगा, ये इस टाइप का ये शंकु की आकृति, ये शंकु की आकृति आपको दिखाई देती है, और धीरे धीरे ये पर्वत के रूप में डेवलप हो जाता है। आइए चर्चा करते हैं, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट से किन किन पदार्थों का जो कितने प्रकार से जो पदार्थ हैं वो बाहर आते हैं या उसके विस्फोट के साथ ही, इसको कहा जाता है ज्वालामुखाच्छिप्त पदार्थ या वैल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी उद्गार के समय सभी प्रकार की चट्टानी पदार्थ, खनिज, गैस, जलवाष्प ऊंचे तापमान से निकलकर भूतल और वायुमंडल में फैल जाते हैं। अगर इनको वर्गीकृत करें तो ये मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला हो गया गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में विभिन्न गैस
और जलवाष्प ज्वालामुखी उद्गार के समय तेजी से फव्वारे की तरह निकलकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। वास्तव में ज्वालामुखी का जो क्रिया होता है उसके लिए यही जो पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उत्तरदायी रहता है। इनमें जो सर्वाधिक मात्रा है वो जलवाष्प की होती है, जो 60 से 90% तक का होता है। इसके अलावा गैसों की अधिकता के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत कम मात्रा में कभी हाइड्रोजन, सल्फर हो गया और क्लोरीन गैसों का निष्कासन होते रहता है। ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था में धूल, राख, इसके अलावा अन्य ठोस पदार्थ, शिलाखंड, छोटे से लेके बड़े आकार के, बालू से लेके पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े आदि ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ ही निकलते हैं। द्रव अवस्था की चर्चा करें तो ज्वालामुखी से जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहाँ से निकलने वाला लावा गाढ़ा और पैठिक, पैठिक मतलब कम गाढ़ा, दोनों रूप में मिलता है। इसमें जो फैल्सिक लावा है, जो फैल्सिक लावा निकलता है उसमें जो सिलिका है, रेत, उसकी मात्रा 74% से तक होती है और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने का मतलब है कि ज्वालामुखी से अगर गाढ़ा लावा निकलेगा तो वो बहुत दूर तक नहीं फैलेगा। ज्वालामुखी के लावा से निर्मित पठार जो है वो बहुत कम एरिया में डेवलप होगा। दूसरा होता है मध्यस्थ लावा। मध्यस्थ लावा में सिलिका का जो प्रतिशत है वो 58% के आसपास हो पाया जाता है। और तीसरा जो मैफिक लावा है उसमें सिलिका की मात्रा 49% तक होती है। ये तरल लावा कहलाता है और इस तरल लावा से बड़े बड़े जो ज्वालामुखी के मैदान या ज्वालामुखी के पठारों का निर्माण होता है। मैफिक में बेसाल्ट, एंडेसाइट राख इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो जो ज्वालामुखी से निर्मित भूआकृतियाँ हैं उसमें जो मैफिक लावा है उसका योगदान ज़्यादा होता है। तो ये जो तीन अवस्था पाई जाती है, तीनों अवस्था में ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो तीनों अवस्था में होते हैं। आगे चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है और ये है, पहला तो है शांत या दरारी उद्भेदन। ये जो शांत या दरारी उद्भेदन है उससे नुकसान धरातल पर जनधन की हानि तो नहीं होती है या कम होती है और ये जो उद्गार है वो बिल्कुल शांत रहता है, बहुत विस्फोट के साथ नहीं होता है, लेकिन इसमें भी कई भूआकृतियों का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो उद्भेदन है उसमें लावा विस्तृत पदार्थों का जो उद्गार प्रायः शांत रूप में या तो लंबी या सक्रिय एकाकी दरार या कई लावा जो मैदान है उनका निर्माण हो जाता है। दूसरी बात करें केंद्रीय उद्भेदन का तो ये एक प्रमुख प्रकार है ज्वालामुखी उद्गार का। केंद्रीय उद्गार प्रायः एक सक्रिय नली के सहारे एक छेद से होता है। जब लावा के साथ गैस की मात्रा
बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब गैस बड़ी तीव्रता से ज़मीन के नीचे से ऊपर की ओर धक्के लगाती है, तथा जहाँ कहीं पर भी उसको कमज़ोर भूपटल या कमज़ोर भूभाग मिलता है, वहाँ पर गैस इन्हें तोड़कर भयंकर आवाज़ करती हुई अत्यधिक तीव्रता से धरातल पर प्रकट होती है। कुछ चीज़ें होती हैं इसमें। लावा पदार्थ ऊंचाई तक आकाश में चला जाता है। वाष्प, गैस, धूम्र की अधिकता से घनघोर काले बादल छा जाते हैं। थोड़ी देर बाद चट्टानी जो टुकड़े हैं जो ऊपर गए हैं वो नीचे बारिश के समान होती है। इन पदार्थों के जमा होने से ज्वालामुखी के चारों ओर एक शंकु की रचना हो जाती है। कभी कभी इनका आकार गुंबद या टीले की तरह होता है, और जो मेन जहाँ पर ज्वालामुखी का पार्ट होता है, कल्पना करिए कि ये एक धरातल है और नीचे से ये यहाँ से ये यहाँ पर से विस्फोट होता है, तो इधर का जो मटेरियल है वो आकाश में उड़ने लगता है। यहाँ से ये आकाश में उड़ने लगता है। आकाश में उड़ने लगता है और ये फिर यहाँ पर एक ज्वालामुखी शंकु का इस तरीके से निर्माण कर लेता है। ये इस तरीके से शंकु की आकृति का निर्माण कर लेता है ये, और जब नीचे पदार्थ गिरता है ये इस तरह से। केंद्रीय उद्वेदन वाले जो ज्वालामुखी हैं उनके मुख्य 5 प्रकार होते हैं। इनमें है पहला हवाई तुल्य, दूसरा स्तंभी तुल्य, हवाई तुल्य, दूसरा स्टम्बोली तुल्य, तीसरा वल्केनियन तुल्य, चौथा विसुवियन तुल्य और पांचवा पीलियन तुल्य। अब इन पांचों प्रकारों का थोड़ा सा विस्तृत इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, सबसे जो पहला प्रकार है वो है हवाई तुल्य ज्वालामुखी का, और ये हवाई जो द्वीप है वहाँ पाया जाता है, इसलिए उसका नाम हवाई तुल्य ज्वालामुखी हो गया है। तो चलिएगा देखते हैं। केंद्रीय उद्गार के इस प्रमुख प्रकार में जो शांत लावा गैस की तीव्रता कम होती है, गैस धीरे से लावा से अलग होकर भूतल पर या धरातल पर प्रकट हो जाता है। उद्गार में विखंडित पदार्थ, जो टूटे हुए पदार्थ हैं, पत्थर हैं या ठोस कण हैं, वो कम पाए जाते हैं। लावा के छोटे छोटे जो लाल पिंड ऊपर उछाल दिए जाते हैं, वायु के प्रभाव से, जब वो हवा के का प्रभाव उन पर होता है तो वो केसों के समान लगते हैं, केस बाल के समान लगते हैं। और जो अग्नि की देवी है पीली, उसके केस राशि के कारण इसका नाम हवाई तुल्य पड़ा और केस राशि के समान दिखाई देता है। और इसका एग्जाम्पल आप हवाई द्वीप में देख सकते हैं। अगर इसको आप चित्र में देखना चाहें तो ये इस तरीके का, ये देखिएगा, ये पीला पीला आपको दिखाई देगा, ये पीला पीला दिखाई देगा, थोड़ा शांत ये है। अग्नि की देवी के
केस के समान ये दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है हवाई तुल्य या हवाईयन टाइप वॉल्केनो। दूसरी बात आती है, या अगली बात अगले प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ये जो हवाई वाला ज्वालामुखी, हवाई के समान ज्वालामुखी था, हवाई तुल्य, ये उससे तीव्र गति से प्रकट हो जाता है जब गैस के मार्ग में रुकावट होती है, तो जो उद्गार है वो भयंकर होते हैं। कई बार होता ये है कि एक बार ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और जो क्रेटर है, वीवर है, मुंह है, वो लावा के ठंडा होने के कारण जम गया। नीचे से फिर जब मैग्मा और गैस का प्रहार होता है तो वो भयंकर आवाज़ के साथ प्रकट होता है। लावा में एसिड की मात्रा कम होती है, फिर भी ज़्यादा पतली नहीं होती, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती। लावा के अलावा विखंडित पदार्थ, धूल, अवस्कर आदि चीज़ें निकलती रहते हैं, जो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः ज्वालामुखी के क्रेटर में गिर जाता है। इस प्रकार ज्वालामुखी से सतत उद्बोधन होते रहता है, लेकिन सतत उद्बोधन बहुत आवश्यक नहीं है। आप ये डायग्राम देख लीजिएगा। इस तरह से अगले प्रकार के रूप में चर्चा करेंगे वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी का। इससे निकला हवा चिपचिपा और लसदार होता है। दो उद्गारों के मध्य यह लावा छिद्र पर जमकर उसे ब्लॉक कर देता है। इस तरह गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में गैस एकत्रित होकर तीव्रता से ऊपर वाले अवरोध को उड़ा देती है। इनका आकार प्रायः जो फूलगोभी है उस तरीके का होता है। अगले क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे चौथे प्रकार का, केंद्रीय उद्गार के। यह ज्वालामुखी वल्केनियन के समान होता है। गैसों की तीव्रता के कारण लावा अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और जब लावा अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो बादल में फूलगोभी के समान दिखाई देने लगता है। इस प्रकार का उद्गार विसुवियन ज्वालामुखी में होता है। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं पांचवें प्रकार की, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन टाइप वोल्केनोज। यह सर्वाधिक प्रचंड विस्फोटक उद्गार है। लावा की जो श्यानता है, विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जो ज्वालामुखी के नली को अवरोध कर देती है। गहराइयों में जो गैस युक्त लावा के प्रचंड आघात के कारण ज्वालामुखी शंकु का जो बाह्य भाग है वो फट जाता है, पार्श्व फट जाता है। इन दरारों से प्रज्वलित गैस युक्त लावा शंकु के ढालों पर लुढ़कता चला जाता है।
इस लावा में गैस का अंश अधिक होता है, जिसके बाहर निकलने से विस्फोट होता है। विशाल बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा और गैस शंकु के ढालों पर बहते रहती है और इससे बहुत अपार जनधन की हानि होती है। देखिए, एक तो ये बहुत प्रचंड विस्फोटक ज्वालामुखी है और बहुत विस्फोट के साथ उद्गार होता है और बहुत तेज़ी से लावा नीचे धरातल की ओर जाती है, तो जनधन की हानि बहुत ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो 1902 ईस्वी में सेंट पायरो नामक द्वीप का पूरा नामो निशान मिट गया। पश्चिमी द्वीप समूह के मांटपिल ज्वालामुखी में इस तरह के भीषण विस्फोट अभी भी होते रहते हैं। ये देखिएगा इसका डायग्राम ज्वालामुखी का। ये जो आप धरातली हिस्सा देख रहे हैं, बहुत बिल्कुल तेज़ी के साथ ये ऊपर धरातली हिस्सा है, ये ज्वालामुखी का शंकु है, ये ऐसे, और ये यहाँ पर विस्फोट होता है और बहुत तेज़ी से जो लावा है वो इन ढालों में बहते जाता है। ये इस तरीके से जो ज्वालामुखी के 5 प्रकार हैं उसके बारे में आज का ये व्याख्यान या चर्चा या विवेचन आधारित रहा है कि ज्वालामुखी क्या है। तो वाकई में जो ज्वालामुखी है उसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर निकलने और उसके लैंडस्केप और ज्वालामुखी से संबंधित जो जितने भी लैंडस्केप हैं, चाहे वो अभ्यंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वो तमाम चीज़ें ज्वालामुखी में इस प्रक्रिया में शामिल हैं। और ज्वालामुखी में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के इरप्शंस बाहर आते हैं। अगले जो पार्ट में हम अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण कैसा होता है, उसमें बात करेंगे कि ज्वालामुखी से निर्मित जो भू आकृतियाँ हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस पावर पॉइंट की रचना अंजनी पटेल ने की है, हमारी विभागीय सहयोगी है, उसका भी धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। पुनः जल्द मिलेंगे और आपके साथ हमारा संबंध सतत इसी तरीके से जारी रहेगा। आप सभी से गंभीरता की अपेक्षा है, क्योंकि ये खासकर एकेडमिक पर्पज से अगर देखें तो ये संकट का समय है। सबको सतर्क और जागरूक रहना है और अपने विषय के प्रति गंभीरता दिखानी है। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।